हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू वी मेड एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही जनरल टॉपिक कि अभी आप जो भी स्टूडेंट्स हैं एडमिशन लेंगे फर्स्ट ईयर में या एमबीबीएस में लो, फार्मेसी में लो, बीडीएस में लो, जहाँ भी नर्सिंग में भी आप ले सकते हो, जहाँ कहीं भी एडमिशन होगा आपका मेडिकल कॉलेज में, तो आपको अपने सीनियर्स के साथ, पेशेंट के साथ, सभी के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, सभी के साथ डील करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और कुछ हॉस्पिटल्स के नोम्स बताने वाला हूँ, कुछ फुल फॉर्म्स जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी जिनसे। कुछ डिपार्टमेंट्स के नेम हैं, उनमें क्या क्या होता है, तो ये आपको मैं एक जनरल ओवरव्यू आज देने वाला हूँ। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले हॉस्पिटल में अगर आप मेन बिल्डिंग में एंटर करोगे, सबसे पहले आपको देखने को क्या मिलता है? सबसे पहले आपको देखने को मिलता है एमरजेंसी। एमरजेंसी या जिसे हम कैजुअल्टी डिपार्टमेंट कहते हैं, एमरजेंसी डिपार्टमेंट या कैजुअल्टी डिपार्टमेंट। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है गाइस जो कि 24/7 खुला रहता है। जो भी कैजुअल्टी हो, एमरजेंसी हो, तो यहाँ पर पेशेंट आ सकते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वेरियस जो हमारे हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको ओपीडी की फुल फॉर्म पता है? अगर आप +2 पास हैं या फिर मेडिकल में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इसका पता नहीं होगा। अगर आप प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ का पता होगा। बट मैं अभी आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ओपीडी की फुल फॉर्म होती है आउटर पेशेंट डिपार्टमेंट। इसका मतलब क्या होता है? जो पेशेंट फर्स्ट विजिट में हॉस्पिटल में आते हैं, सीरियस इलनेस नहीं होती है, उनको हम सबसे पहले आउटर पेशेंट डिपार्टमेंट में कंसल्ट करते हैं। तो उसके बाद अगर किसी को सीरियस प्रॉब्लम मिलती है कंसल्टेशन के बाद, उसके बाद हम उसको इनडोर में लेते हैं, मतलब पेशेंट को हॉस्पिटल वार्ड्स में एडमिट कर लेते हैं। तो जब हॉस्पिटल में जाओगे आप तो ओपीडी जहाँ पर लिखा मिले समझ जाना, यहाँ पर जो फर्स्ट इनिशियल पेशेंट जो हमारे हॉस्पिटल में आते हैं वो यहाँ पर आते हैं ओपीडी। और ओपीडी में आपको बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे एज ए आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। ओके, तो सबसे पहले हॉस्पिटल में हमारा होता है रिसेप्शन जहाँ पर आपकी ओपीडी स्लिप बन सकती है या अदर काइंड ऑफ, जैसे कोई लैब टेस्ट है उसकी स्लिप बन जाएगी, या फिर कोई जो और पेमेंट वगैरह आपने रिसीव करनी है या पे करना है उसकी आपको स्लिप मिलेगी। रिसेप्शन के बाद जो अदर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ होते हैं, इंडिकेशन जिनके हॉस्पिटल में लगे होते हैं, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा ये ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट जनरली हमारा रिसेप्शन एरिया के आसपास ही होता है। इसका एक रीज़न ये है कि देखो, ऑर्थोपेडिक्स दो वर्ड हैं। ऑर्थो मतलब समहाउ इट इज़ रिलेटेड विद जो बोन्स से रिलेटेड है। ऑर्थोपेडिक्स जो बोन, किसी को अगर कोई हड्डी टूटी हुई है, कोई अदर बोन डिफॉर्मिटीज़ है, तो वो पेशेंट ज़्यादा दूर तक चल नहीं सकते या उनको व्हील चेयर की ज़रूरत होती है, तो मेनली जो हमारा ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट है वो हॉस्पिटल में आपको रिसेप्शन के आसपास ही मिलेगा। और अभी आपको ऑर्थोपेडिक्स के बारे में पता चल गया होगा। एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा जैसे HR डिपार्टमेंट है और अदर जो एग्ज़ाम वाले हैं वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन में बैठते हैं। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करूँ तो HR वाले यहाँ मिलेंगे सारे। बट अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन में आपका जितने भी जो स्टूडेंट हैं उनका रिकॉर्ड्स, उनके एग्ज़ाम वगैरह सभी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कंडक्ट करवाता है। नेक्स्ट हमारा आता है सर्जरी रूम के बारे में अकेला हम बात नहीं करेंगे, हम पूरा सर्जरी डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर आपको कोई भी बॉडी में कोई कहीं पर सूचर्स की ज़रूरत पड़े, मतलब कहीं से कटा फटा है, वहाँ पर सर्जरी डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और सर्जरी को तो आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट है हमारा पैथोलॉजी। देखो, पैथोलॉजी वर्ड हमारा पैथो और लॉजी से बना हुआ है, मीन्स स्टडी ऑफ पैथोजेंस। जो जितने भी बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में इन्फेक्ट करते हैं बॉडी को, वैसे तो बैक्टीरियाज, वायरसेस, इनके बारे में तो हम माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं। बट जो इनिशियली डायग्नोस करते हैं, जैसे कोई पेशेंट है उसको फीवर है, सबसे पहले हम उसका ब्लड चेक करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, कितने उसके RBC हैं, WBC। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में आता है। नेक्स्ट पैथोलॉजी के बाद जैसे ऑपरेशन थिएटर है, ऑपरेशन थिएटर का नाम से तो आप समझ गए होंगे। कार्डियोलॉजी नेक्स्ट चलते हैं। कार्डियो मीन्स सम हाउ रिलेटेड विद हार्ट। तो जो हमारा हार्ट वाला डिपार्टमेंट होता है वो सारा कार्डियोलॉजी के अंडर आता है। डेंटल वाला डिपार्टमेंट। रेडियोलॉजी में जहाँ पर एक्सरे, CT स्कैन और मतलब जो रेडिएशन से रिलेटेड जितना भी
प्रोसीजर होता है हमारा, वो सारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आता है। ओपीडी और वार्ड्स का मैंने आपको बता ही दिया। न्यूरोलॉजी, जो ब्रेन वाला जितना फंक्शनिंग होती है, जो न्यूरल कंडक्शन होता है, वो हमारा न्यूरोलॉजी में आता है। और इमरजेंसी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। गायनोकोलॉजी जो जितनी भी फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो गायनोलॉजी में होती है। वेटिंग एरिया। यूरोलॉजी, जो हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है उसमें उससे रिलेटेड जितनी भी, जैसे जितना जैसे ट्रैक है हमारा, यूटी है, यूरिनरी ट्रैक है, उससे रिलेटेड जितना भी आता है हमारा। और फार्मेसी का आपको पता ही होगा। और साइन एंड बोर्ड की बात करें तो मेनली आपको ये 2 साइंस देखने को हॉस्पिटल्स में मिलेंगे। पहला है बायो हजार्ड। बायो हजार्ड जहाँ भी बायोलॉजिकली एक्टिव मटेरियल होगा, या कोई ब्लड स्पेसिमेन हो, अदर स्वैब हो, कोई भी अगर पेशेंट का स्पेसिमेन है तो वहाँ पर आपको ये बायो हजार्ड का साइन मिलेगा। तो ये साइन अगर किसी भी चीज़ पर है, किसी भी इक्विपमेंट पर है, तो उसको आपने बहुत ही प्रोटेक्शन के साथ हैंडल करना है। अपने ग्लव्स, एप्रन सभी डाल के उसको हैंडल करना है। और नेक्स्ट है जिसमें हमारा वार्निंग साइन की बात करें तो रेडिएशन एरिया। रेडिएशन एरिया का ये देखो साइन बायो हजार्ड से डिफरेंट है। आपने इसको 1-2 बार बना के या फिर ऐसे ही याद कर लेना है। ये मेनली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगा। और जहाँ भी हॉस्पिटल में गाइज, मैं आपको एक स्ट्रिक्टली बता दूँ एक चीज़, जहाँ भी आपको ये दिखे कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया, मतलब आप जाना किसी का अलाउ नहीं है वहाँ पर आपने बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह का बायोलॉजिकल, केमिकल और रेडिएशन हजार्ड हो सकता है और उससे आपका नुकसान हो सकता है। तो रेडिएशन हजार्ड मेनली एक्सरे रूम में, सिटी स्कैन रूम में और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जितना भी है, रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, उसमें आपको ये हजार्ड देखने को मिलेगा। सो गाइज, अगर आप इन्जॉय कर रहे हो इस वीडियो को, कुछ इन्फॉर्मेटिव मिल रहा आपको, तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इन फ्यूचर आपके लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आने वाला हूँ। और अब हमारा नेक्स्ट आता है आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट, जहाँ पर वेंटिलेटर वगैरह और जो सपोर्ट होती है पेशेंट्स के लिए, अगर कोई ब्रीथ नहीं कर रहा, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम है, तो उन पेशेंट्स के लिए जो सीरियस कंडीशन में क्रिटिकली इल होते हैं, उनके लिए हमारी यूनिट होती है आईसीयू। इसमें अगर अदर पेशेंट के अलावा अदर जो अटेंडेंट वगैरह की मूवमेंट यहाँ पर बिल्कुल नहीं होती है, किसी को भी आना अलाउ नहीं होता है, ओनली मेडिकल स्टाफ इज़ अलाउड। आईसीयू और ओपीडी की मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी। और एक आईपीडी मतलब इंडोर पेशेंट, जो कि एक जनरल वार्ड में पेशेंट एडमिटेड हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं। ये आप सीटी स्कैन मशीन देख सकते हो, और ये ओटी का थोड़ा एक व्यू मैंने दिखाया है। और गाइस, अब मैं आपको बता दूं कि जो ऑपरेशन थिएटर हैं और इनमें क्यों मूवमेंट अलाउ नहीं होती अदर पीपल्स की, और ये जो मेडिकल इक्विपमेंट और ये मेडिकल ड्रेस है, ये देखो ये क्यों पहने हुए हैं, तो इसके पीछे एक बहुत ही वैलिड रीज़न ये है कि हमें अगर किसी भी पेशेंट को कुछ सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं, तो मतलब उसका जो स्किन वगैरह थोड़ा इंसाइज करेंगे, हम कट करेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इन्वेजन की बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो हमें इसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइल एनवायरनमेंट चाहिए, बिल्कुल सब कुछ डिसइंफेक्टेड होना चाहिए, कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का स्पोर वहाँ पर नहीं होना चाहिए। सो बाकी डिटेल हम किसी अदर वीडियो में करेंगे। तो इसी चैनल पे मैं आपको ये ऐसी मेडिकल वाली जितनी भी टेक्निकल बातें हैं बताने वाला हूँ। सो चूकना नहीं है, आपने जुड़े रहना है अपने साथ। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो, अभी कोविड आया था। कोविड में पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्शन किट की इतना ज़रूरत पड़ा था कि मतलब शॉर्टेज बहुत ज़्यादा थी इनकी, मास्क की, इवन मास्क की शॉर्टेज होगी। वरना मैं अब जिक्र करूँ कोविड से पहले का, तो हमने हॉस्पिटल में खुद पीपीई किट कभी नहीं देखी थी, बट कोविड के बाद ऐसा हुआ। ये देखो, सभी पीपीई किट में, हॉस्पिटल्स में जाना है तो पीपीई किट में ही जाना है। तो ये इसमें कुछ सेफ्टी गोगल्स आई प्रोटेक्शन के लिए, जैसे फेस मास्क होता है और फुल बॉडी शूट्स होता है, ये सारी चीज़ें आपने इनके बारे में जान लेना है। ग्लव्स, बायो हजार्ड्स, बैग्स और शूज़ प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। हॉस्पिटल का एक मेन मोटिव ये होता है कि जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनसे हॉस्पिटल को भी और पेशेंट को भी, सभी को बचाना है। अगर वो हॉस्पिटल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे तो वो हमारे पेशेंट्स को इन्फेक्ट करेंगे।
और फिर जो अदर डिजीज़ हैं वो कोज करेंगे। अगर कोई पहले ही किसी भी कंडीशन से पेशेंट आया हॉस्पिटल में, अगर वो 2-4 दिन वहाँ पर रह रहा है एक ही बेड पर, तो डेफिनेटली उसको अदर इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो एक डिजीज़ को हम ट्रीट करने लगे, दूसरी स्टार्ट हो गई। ये लो, हो गया काम। तो नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप कभी हॉस्पिटल में गए हो या जाने वाले हो तो ध्यान से देखना, आपको वार्ड में और या अदर जो लैब्स वगैरह हैं और भी जहाँ भी कुछ थोड़ा बहुत भी प्रोसीजर होता है हमारा पेशेंट से रिलेटेड, तो वहाँ पर आपको ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के डस्टबिन दिखेंगे। ये वो जो हमारा लोकल रूल है, गीला कचरा सूखा कचरा, वो वाला रूल यहाँ पर वैलिड नहीं होता है। ये अलग इनके लिए बायोसेफ्टी रूल्स होते हैं। तो अगर आपका कोई जर्नल वेस्ट है, पेपर है, कागज़ है या फिर और कोई वेस्ट है जो कि एक बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं है, उसको हम ब्लैक डस्टबिन में डालते हैं। तो बाकी ये जो रहते हैं इनकी बात हम किसी अदर वीडियो में करेंगे कि इनमें आपने क्या क्या डालना है और किस किस में, ये डिटेल में मैं आपको इनके बारे में बताने वाला हूँ। बाकी सबसे पहले तो ये ब्लैक का ही आपको पता होना चाहिए। अगर आप इनिशियली जा रहे हो हॉस्पिटल में, फर्स्ट ईयर में हो आप, तो इस चीज़ का ब्लैक का आपको पता हो, ताकि आप जो अदर डस्टबिन है उनमें कोई ऐसा मतलब जो पेपर जैसी चीज़ें हैं वो न डाल दें। तो बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाकी इनके बारे में भी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो, एक लैब का पिक्चर है हमारे पास। लेबोरेटरीज़ में ये मशीन्स रखी हैं, रिएजेंट रखे हैं। ये भी आपके लिए थोड़ा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। नेक्स्ट देखो, ओल्ड ओटी ब्लॉक। हॉस्पिटल में आप देखोगे कि हॉस्पिटल जो मतलब मेडिकल कॉलेज है बहुत लार्ज एरिया में फैले होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर डिपार्टमेंट होते हैं। तो जर्नली जो कॉमन पेशेंट देखे हैं मैंने, उनकी कंप्लेन यही होती है, पेशेंट है, पेशेंट के अटेंडेंट हो चाहे, उनकी कंप्लेन यही होती है कि डॉक्टर चक्कर कटवाते रहते हैं, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। तो चक्कर काटना इसलिए पड़ता है क्योंकि हम एक जगह पर सारी चीज़ों को, सारे डिपार्टमेंट्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। ऐसे तो है नहीं कि एक गांव में जैसे एक झोला छाप डॉक्टर होता है वही सारी चीज़ें देख लेता है। तो ऐसे तो पेशेंट्स की कंडीशन ख़राब हो जाएगी। और ये भी नहीं है कि सारे इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर के पास होते हैं, बस एक बार ऐसे टॉर्च की, बस देख लिया, हाँ भाई ये डिजीज़ है तेरे को, तो ठीक है। तो ये इसलिए अलग अलग डिपार्टमेंट हॉस्पिटल्स में आपको देखने को मिलेंगे। और टीचिंग एंड ट्रेनिंग सेशन आपके, जो आप अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन ले रहे हो, तो बिल्कुल जो पीजी वाले हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, वो आपको टीच करेंगे। और बहुत सारे आपके टीचिंग ट्रेनिंग सेशंस मेडिकल कॉलेज में चलने वाले हैं। फर्स्ट ईयर को तो रहने दो, मतलब फर्स्ट ईयर के बाद अब आगे जाओगे तो बहुत सारे टीचिंग ट्रेनिंग सेशन आपके लिए रहेंगे। तो ये एक एक्सरे रूम देख सकते हो आप यहाँ पर, ये कोने में सेफ्टी वाले भी लगे हुए हैं। और नेक्स्ट चलते हैं। अब अभी अगर हम प्रोटोकॉल्स की बात करें हॉस्पिटल में, तो मतलब एक पेशेंट है, कोई भी पेशेंट है, फर्स्ट टाइम ओपीडी विजिट करता है, तो जो हमारे मेडिसिन वाले डॉक्टर होते हैं वो उसको मेडिसिन डिपार्टमेंट में देखते हैं, उसके वाइटल्स चेक करते हैं, ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स को लिखते हैं। तो उनके बेसिस पर फिर जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं हमारे, वही यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं। ये नहीं है कि किसी डॉक्टर के दिमाग में कुछ आ गया तो उसने लिख दिया ये होगा तेरा, नहीं, ऐसा नहीं होता। पेशेंट की मैनेजमेंट, पहले उसकी कंडीशन देखी जाएगी कि क्या कंडीशन है, फिर उसको एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से फॉलो अप किया जाएगा। जैसे मैं आपको हाइपरटेंशन के बारे में बताता हूँ। हाइपरटेंशन होता है बीपी बढ़ना, ठीक है, जो हमारा नॉर्मल बीपी होता है 120/80 mmHg। तो अगर इससे हमारा जो एज, डिफरेंट एज के लिए थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, बट इससे अगर हमारा ज़्यादा बीपी होता है तो उस पेशेंट को हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। तो ये एक छोटा सा प्रोटोकॉल भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इन फ्यूचर आपको इसी तरह से प्रोटोकॉल्स और ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जिनसे आपकी बहुत ही हेल्प होगी। और हॉस्पिटल्स में पूरी पूरी बुक होती है हॉस्पिटल की कि कितने ये डिजीज़ है तो इसके लिए क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा। ये डॉक्टर्स को बिल्कुल याद रहता है कि ये अगर सिम्टम्स हैं तो क्या करना है। वो खुद से भी अपना दिमाग लगा सकते हैं सिम्टम्स और उनको कोरिलेट करने के लिए, रिपोर्ट्स को करने के लिए, बट एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स अलग होते हैं, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक मैंने लिया है। तो बीपी ऑफ ईच पेशेंट एज्ड 30 ईयर मस्ट बी मेजर। कोई भी पेशेंट है अबाउ 30, अगर उसकी एज है तो हम उसका बीपी
हमें उसका बीपी मेजर करना है हॉस्पिटल में सबसे पहले आते ही, क्योंकि इस एज के बाद 30+ होने के बाद हाइपरटेंशन, मेल्स में हाइपरटेंशन जो थोड़ा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल रखते हैं उनके लिए हाइपरटेंशन बहुत ही कॉमन चीज़ हो जाती है, और जो फिजिकली एक्टिव हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, हाइपरटेंशन नॉर्मल मतलब हाइपरटेंशन उनको नहीं होता है। तो चलो डिस्कस करते हैं हाइपरटेंशन के बारे में। अगर 30+ है उसका हमने सबसे पहले बीपी मेजर करना है। अगर उसका बीपी 140/90, तब 10-10 यूनिट दोनों बड़े हुए हैं, देख लो। 20 जो सिस्टोलिक है वो 20 इंक्रीज है और डायस्टोलिक 10। अगर उसका बीपी बढ़ा हुआ है तो उसको हमें क्या करना है, 15 मिनट फिर रेस्ट करवाना है, क्योंकि बाहर से पेशेंट आया है अपने पास, सीढ़ियाँ चढ़ के आया हो सकता है, तो उसके कारण फिजिकल एक्सरसाइज के कारण बीपी बढ़ा हुआ हो सकता है। उसको हम 15 मिनट तक फिर रेस्ट कराएंगे। अगर फिर भी बढ़ा हुआ है उसको 2 विजिट और देंगे, 2 बार और मेजर करेंगे, मतलब नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे 2-3 बार मेजर कर सकते हैं। अगर फिर भी उसका बीपी अप आता है तो पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन हम देंगे, जैसे लिपिड प्रोफाइल, रीनल फंक्शन टेस्ट और ईसीजी उसका करवाएंगे। देखो लिपिड प्रोफाइल में हमारा स्टेटस आ जाएगा कि फैट का मतलब जो ट्राइग्लिसराइड का, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ये क्या है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है और इनके कारण ही हमारा बीपी बढ़ता है। रीनल फंक्शन टेस्ट कराएंगे, रीनल्स में क्या, किडनी में क्या प्रॉब्लम है चल रही है, या फिर और भी हो सकता है कोई। ईसीजी करवाएंगे, क्योंकि हाइपरटेंशन का कॉज ईसीजी जो हमारा हार्ट भी हो सकता है। तो फिर हम ये करवाएंगे और साथ में कुछ एडवाइस करेंगे पेशेंट्स को, जैसे फिजिकल एक्टिविटी करनी है उसको, स्ट्रेस है अपना स्ट्रेस ना ले, ज़्यादा स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है, अवॉइड करेगा टबैको एंड अल्कोहल, ये दोनों फिर हाइपरटेंशन इंड्यूसिंग एजेंट होते हैं, टबैको और अल्कोहल। हेल्दी फूड उसको लेने को बोलेंगे और सॉल्ट अपने खाने में कम से कम ले, ये चीज़ें उसको हमने एडवाइस करनी है। और साथ में बीपी पेशेंट विद मस्ट मेजर्ड इन एज। और फिर जब भी बीपी हाइपरटेंशन वाला पेशेंट हमारे पास आएगा, जब आए उसको हमने और ये मैंने आप सभी को एक जनरल ओवरव्यू दिया है, और मैं यही कहूँगा कि आपको ये इन चीज़ों को ध्यान रखें, ये कभी आपके यूज होने वाली चीज़ें हैं, बट ये नहीं है कि आप अभी से इन चीज़ों को सुनने के बाद फर्स्ट ईयर से ही कोई मेडिकल प्रैक्टिस करने लग जाओ। तो ये मैं इसकी सलाह आपको नहीं दूंगा, बट आपको नॉलेज जानकारी होनी ज़रूरी है, या तो आपका कोई घर का पेशेंट हो या फिर कोई हो, उसके लिए आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। और ये कुछ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दी गई हैं, ये पेशेंट्स को हम देते हैं, जैसे एमलिडोपिन, और ये जो पीछे दिया होता है कि डोज में टैबलेट कैसे लेनी है, तो ये आपको एक बार बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ओडी वाला होता है, मतलब दिन में एक बार जो टैबलेट लेनी है उसके लिए हम ओडी यूज़ करते हैं। बीडी जो सुबह शाम खाना खाने के बाद टैबलेट लेनी है उसके लिए बीडी। और एक होती है टीडीएस मतलब तीनों टाइम, सुबह शाम और दोपहर को तीनों टाइम। और एक होती है बीबीएफ जो कि बिफोर ब्रेकफास्ट हमें टैबलेट लेनी होती है। और मेनली जो बीबीएफ में होते हैं हमारे, जैसे पेंटापेराजोल, ओमीपेराजोल, ये एंटासिड जितने भी होते हैं, ये मेनली हमें बिफोर ब्रेकफास्ट लेने होती हैं। जैसे लिपिड लोअरिंग एज ड्रग्स दी गई है यहाँ पर एटेरोस्टेटिन, तो ये भी हम जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है जिसकी लिपिड्स प्रोफाइल में थोड़ा गड़बड़ है उसको दे सकते हैं। तो ये तो मैंने एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर प्रेजेंट किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।